कल हम क्या पढ़ रहे थे? मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, दैट इज इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, then we are going to study the how the kinematical equations are applied. अगर एक आधी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉल हो रही है तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसे अप्लाई करेंगे? तो कल मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो मैंने आपको कल बताया था when the body is moving with a uniform acceleration then only the kinematical equations are applied, otherwise not. अगर एक आधी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस करेगी तो ही आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। तो अगर एक आधी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उसको एक्सेलरेशन 0 है, तो तभी हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस नहीं लगाते। तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस सिर्फ तभी लगाएंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है, तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस नहीं लगा सकते। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस मैंने कल लिखा के दिए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस v इंटू टी, एंड sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। सो दीज आर द 5 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। इसमें के जो पहले 3 और आखिरी का 5वां ये अपने बहुत काम के है। तो अभी इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर एक आधी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्रीली फॉल हो रही है, तो फ्रीली फॉल पकड़ेंगे मतलब बाहर के कोई बाकी के फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे, उसके ऊपर अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस बॉडी के ऊपर, अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ही हम उस बॉडी को फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलेंगे। तो जैसे कि मैंने पहला कंसेप्ट लिखा है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ए। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ए इज इक्वल टू जी होता है। सो इफ द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट देन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो मैंने कल आपको ड्रॉप और थ्रोन इसका फर्क बताया था। मैंने कल बताया था कि अगर ये सपोज 5th फ्लोर है और 5th फ्लोर के ऊपर से आप लोग अगर एक बॉल छोड़ोगे, ये गैलरी है 5th फ्लोर पे, 5th फ्लोर की, और यहाँ से कोई तो भी एक पर्सन है जो एक आधी चीज है वो पर्टिकुलर फोर्स के साथ फेंक रहा है, तो जब वो थ्रो करेगा तब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। लेकिन एक दूसरा पर्सन है जो एक आधी चीज को सिर्फ ड्रॉप कर रहा है, थ्रो नहीं कर रहा है, जस्ट रिलीज कर रहा है। ड्रॉप करना मतलब हाथ में पकड़ के हल्का सा उसको रिलीज कर देना। हाथ में पहले बॉल पकड़ा, रेस्ट पे है बॉल अभी हाथ में, और बाद में वो धीरे धीरे उसने हाथ में से छोड़ दिया, तो रिलीज कर दिया। तो ड्रॉप्ड एंड थ्रोन, इसमें बहुत फर्क है। When the body is thrown with a particular velocity, then the initial velocity is not 0. But when the body is dropped from a particular height, then the initial velocity is 0. So if the body is dropped from some height, the initial velocity is 0. अगर एक आधी बॉडी को एक पर्टिकुलर ऊंचाई से ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम सिंबल में u कहते हैं। u is the initial velocity, v is the final velocity. तो इनिशियल वेलोसिटी u is 0 if the body is dropped from some height। ठीक है, अभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो है हमारे इनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जैसे कि मैंने कहा, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सुनो, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो इट इज अ एक्सीलरेटेड मोशन। कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो ऊपर से नीचे गिर रही है, ड्रॉप करी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, इसलिए मोशन जो होती है वो एक्सीलरेटेड होती है। माइक ऑफ करा प्लीज, कोणाचा माइक ऑन आहे त्यांनी ऑफ करा प्लीज। तो अगर एखादी बॉडी पर्टिकुलर ऊंचाई से अगर रिलीज होती है या रिलीज करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 और एक्सीलरेशन कितना होता है,
तो अगर एक आधे बॉडी को पर्टिकुलर वेलोसिटी के पर्टिकुलर हाइट के साथ अगर हम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जाएंगी। ऐसा क्यों है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएंगी? क्योंकि इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो उसको एक्सीलरेशन मिलते जा रहा है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जाएंगी। तो इफ द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, तो व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप the initial velocity of the body is 0 जब ड्रॉप करते हैं तो, and since it is under the effect of gravity therefore A is equal to G। और जो ऊंचाई से वो आएंगी नीचे की तरफ, जितने ऊंचाई से वो नीचे की तरफ आएंगी उसको बोलेंगे हाइट। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया? H। देखो सिंबल की मीनिंग बता रही हूँ। इफ द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, तो ड्रॉप करेंगे इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होंगी? 0। अभी जैसे मैंने बताया ना कि 5वें मंजिले पे कोई भी तो भी खड़ा है और वो एक बॉल को जस्ट छोड़ रहा है अपने हाथ से, ओनली छोड़ा, फेंका नहीं, छोड़ा उसने अपने हाथ से, तो छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। क्यों? क्योंकि बॉडी इज ड्रॉप जब करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एंड नाउ इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, तो A इज इक्वल टू G। और मैंने कल बताया था जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो मोशन रिटार्डेड होती है, तो A इज इक्वल टू -G डालना। लेकिन जब ऊपर से नीचे बॉडी आती है तो मोशन एक्सीलरेटेड होती है, तब A इज इक्वल टू +G डालना। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट जो है S, उसको H डालना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकली डाउनवर्ड जो बॉडी चौथे मंजिले से नीचे आ रही है, तो कितनी हाइट अटेंड करके वो नीचे आ रही है, तो उसी को हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो S इज इक्वल टू H करेंगे। जब काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाएंगे तो U इज इक्वल टू 0 डालेंगे, A इज इक्वल टू G डालेंगे, S इज इक्वल टू H डालेंगे और टाइम को टाइम डालेंगे। तो अभी सबसे पहला वाला जो काइनेमेटिक इक्वेशन है हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V म्हणजे फाइनल वेलोसिटी, वो तो हमें निकालनी है सपोज टू बी। और इनिशियली बॉडी को हमने ड्रॉप किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, और उसको A यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था वो A की वैल्यू G बन गई थी, तो A के बदले G डाल दो और ये आ गया T। तो इस प्रकार हमें मिला V इज इक्वल टू GT। क्या मिला? V इज इक्वल टू GT मिला। तो जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा वैसे वैसे हम वेलोसिटी निकालते जा सकते हैं कि अगर एक आधी बॉडी की मोशन 5 सेकंड तक चली है, हाँ, वो मतलब एक आधी बॉडी तीसरे मंजिले से जमीन पे आ रही है और तीसरे मंजिले से जमीन पे आने के लिए उसको 5 सेकंड लगते हैं, तो किसी ने मुझे पूछा कि भाई जब भी वो जमीन के साथ टकराई तब की उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो मैं निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू GT से। तो मैं डायरेक्ट डालूंगी V इज इक्वल टू GT, तो जमीन पे पहुंचने के लिए 5 सेकंड लगे, तो G इंटू 5 यानी कि 5G। और G की वैल्यू फॉर द एक्चुअली G की वैल्यू M के सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन अगर आपको 10 लेने के लिए बोला उन्होंने, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड के साथ वो पार्टिकल जमीन के साथ टकराया। जब वो पार्टिकल ऊपर से नीचे आया और जमीन के साथ टकराया तब उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड उसने अटेंड करी थी। ऐसा हम निकाल सकते। अगर किसी ने पूछा कि भाई जब छोड़ा मैंने उसको तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो G को डालना 10 और T को डालना 4 सेकंड, तो 10 इंटू 4 यानी 40 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार आपको टाइम टू टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बनती है वो मिलते जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से वो हम वेलोसिटी निकाल सकते। या अगर आपको अगर बोला है कि ये 5वें मंजिले से चीज गिरी है और जब जमीन पे गिरी तब उसकी वेलोसिटी सपोज 25 मीटर पर सेकंड थी, जब जमीन पे वो टकराई तब उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड थी, तो बताओ कि उसको कितना टाइम लगा, ऐसा पूछा, तो फिर भी आप V इज इक्वल टू GT ले लेंगे। तो जमीन पे जब टकराई तब की वेलोसिटी आपको मालूम है 25, G है आपका 10 और ये T, तो 25/10 यानी कि 2.5, तो आपको आपके पार्टिकल को जमीन पे पहुंचने के लिए 2.5 सेकंड लगे। इस प्रकार आप ये निकाल सकते हो ये फॉर्मूले से। तो V इज इक्वल टू GT, इट विल गिव यू द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार पार्टिकल कितनी वेलोसिटी अटेंड करता है
ये आपको इस एक्सप्रेशन से मिलेगा। तो इससे आप टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम t इज इक्वल टू v अपॉन जी। अब ये हो गया पहले वाले काइनेमेटिकल इक्वेशन का मैंने इस्तेमाल किया, एक बार फिर से बता रही हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तर यू काय टाकला आपण 0, यू क्यों 0 डाला रे मैंने, बताओ तो सही, यू मैंने 0 क्यों डाला? इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों थी हमारे पार्टिकल की, बोलो? क्योंकि मैम ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। हाँ, वो रिलीज करने के पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जब उसने एट द स्टार्ट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी नहीं थी। तो ये कब डालोगे, जब बॉडी ड्रॉप्ड बोलेंगे तो, और व्हेन द बॉडी इज थ्रोन विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम द हाइट बोलेंगे तो यू 0 डालेंगे क्या तुम लोग? नहीं डालेंगे। ओके, अभी एक नेक्स्ट वाला जो काइना, सुनो अभी नेक्स्ट जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और सुनो, सभी काइनेमेटिकल इक्वेशन में हम लोग प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ये एक्सीलरेटेड मोशन होती है, तो अपना एक्सेलरेशन जो होता है a इज इक्वल टू जी वो पॉजिटिव होता है, मोशन एक्सीलरेटेड होती है, इसीलिए मोशन जब एक्सीलरेटेड रहेंगी तो काइनेमेटिकल इक्वेशन पॉजिटिव वाले इस्तेमाल करना। तो अभी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं u इज इक्वल टू 0 डालूंगी, s इज इक्वल, देखो s को डालूंगी h हाइट निकालने के लिए, u डालेंगे 0, t को t रखो, और हाफ ऑफ a के बदले g डालेंगे, और ये t का स्क्वायर करेंगे। तो ये 0 इंटू टी, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इस प्रकार मुझे हाइट की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली? h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, मुझे हाइट मिल गई। अगर मुझे टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों मालूम है, तो वो जो चीज गिरी है बिल्डिंग के कितने ऊंचाई से गिरी है, वो जो चीज है जो गिरी ऊपर से नीचे, वो कितनी ऊंचाई से नीचे गिरी, ये मुझे मिल सकता है। आ रहा है क्या समझ में? अगर एक आधी चीज नीचे गिरी है, तो सपोज मैं एक बोलूं कि भाई एक बिल्डिंग के पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल नीचे गिरा, और वो बॉल को जमीन पे टकराने के लिए 10 सेकंड लग गए, तो बताइए वो कितने ऊंचाई से गिरा होगा? तो मैं डायरेक्टली h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर से करूंगी, क्योंकि मुझे अभी जी तो मालूम है, जी आहे 10 आणि टी त्याला टाइम पण 10 सेकंड लागले होते, तर टीच्या जागेवर 10 टाक, 10 का स्क्वेअर 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 500। तो वो जो चीज है वो 500 मीटर ऊंचाई से गिरी होंगी। तो इस प्रकार ये वाला फॉर्मूला हमें हाइट निकालने के लिए मदद करेगा। आ रहा है क्या समझ में कि ये वाला फॉर्मूला हमें कब काम करेगा? अगर हमें कितने हाइट से या कितनी ऊंचाई से वो चीज गिरी है या ड्रॉप हुई है, ये अगर पता करना है तो हमें ये फॉर्मूला मदद करेगा। अच्छा, कभी कभी हमें हाइट पता होती है और टाइम निकालने के लिए बोलते, तो फिर क्या करना, ये जो 2 है डिनोमिनेटर के उधर चले जाएंगे, तो ये बनेगा 2h, और ये g नीचे आएगा, तो 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और मुझे अगर टाइम निकालने के लिए बोला गया है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आई विल टेक t is equal to under root of 2h upon g. So this formula will give you or will help us to determine the time interval, time duration to reach the ground. जमीन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कि अगर आपको बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई है, if the height from which the body is released or dropped, if it is given to you, if the height from which the body is released or dropped is given to you, and you have to calculate the time which the body takes to reach the ground, जमीन पे पहुंचने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगा, ये अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कौन से वाले? t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। अब मैं इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाती हूँ। इफ द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 250 meter from the ground. If the body is dropped from the height of 250 meter from the ground, then how much it will take the time to reach the ground? अगर एक आधी बॉडी 50 सेकंड। हाँ, तो अभी अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो h मालूम है 250 और g भी है 10, ले लिया 25 का रूट कितना 5 और 5 रूट 2, तो 5 रूट 2, तो नियर अबाउट रूट 2 की वैल्यू 1.4, 14 पंजे 70, नियर अबाउट 7 सेकंड लगेंगे। बराबर है क्या? किसी ने तो भी आंसर निकाला था ना अभी, बराबर है क्या? नियरली 7 सेकंड के आसपास टाइम लगेगा, है ना? तो इस प्रकार ये फॉर्मूला हमें कब काम आएगा?
जब हमें वो बॉडी की ऊंचाई मालूम होंगी और वो जमीन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है ये पूछा होगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मदद करेगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। लेकिन हमें ये फॉर्मूला भी मदद कर सकता है अगर आपको जब वो जमीन पे पहुंचता है। सुनो, ये वाला फॉर्मूला कब मदद करेगा, t इज इक्वल टू वी बाई जी। जब जमीन पे स्ट्राइक होते वक्त आपका पार्टिकल जब जमीन पे टकराता है ना, स्ट्राइक होता है ना, तब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, अगर वो आपको मालूम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी काम में आ सकता है। कौन सा, ये t इज इक्वल टू वी बाई जी, ये वाला भी काम में आ सकता है। जब आपको उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी अगर आपको मालूम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी मदद कर सकता है, t इज इक्वल टू v बाय जी। ये वाला फॉर्मूला भी आपको हेल्प कर सकता है। तो आपको इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख सकते हो आप, t इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, और आइदर यू कैन से v बाई जी। आप ये भी तो t का ही फॉर्मूला है ना, और ये भी t का फॉर्मूला है, तो t इज अंडर रूट ऑफ 2h, वन पॉपुलर फॉर्मूला हाथ से, t इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो ये भी इक्विवेलेंट फॉर्मूला है। लेकिन लेट मी क्लियर, these all formulae are applied only when the body is dropped from the particular height। बॉडी को पर्टिकुलर हाइट से अपन ड्रॉप करेंगे तो ही ये सभी फॉर्मूले वैलिड है, तो ही काइनेमेटिकल इक्वेशंस में प्लस सिंबल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और u0 डालेंगे, ये सब ऑल दी कंडीशंस आर वैलिड ओनली एट दिस मोमेंट, ओके। अब जो तुम्हारा Sn वाला इक्वेशन बताया था, देखो ये इक्वेशन नंबर 5 Sn वाला, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। अब इसमें Sn मतलब, Sn का मतलब मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल एट nth सेकंड। उस पर्टिकुलर सेकंड पे, 5वां सेकंड, 6वां सेकंड, 7वां सेकंड, उस पर्टिकुलर सेकंड में उस पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये अगर निकालना है तो Sn वाला फॉर्मूला लगाना। तो Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। तो ये इक्वेशन कैसा लिखेंगे, अभी देखो, पहले इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन ये है, Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ a इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो अभी Sn के बदले डालेंगे आप hn, म्हणजे हाइट कवर्ड इन nth सेकंड, एंड u डालेंगे 0 क्योंकि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ ऑफ a के बदले डालेंगे g, और यहाँ पे लिखेंगे 2n माइनस 1। तो ये आएगा hn इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू 2n माइनस 1। इस प्रकार ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। तो ये कब काम में आएगा, आपको अगर बोला कि एक बॉडी को पर्टिकुलर ऊंचाई से छोड़ा, एक बॉडी को पर्टिकुलर ऊंचाई से ड्रॉप किया, तो उसने, उसकी मोशन पूरी 5 सेकंड तक चली है, तो तीसरे सेकंड पर उसने कितना हाइट अटेंड किया है, तीसरे सेकंड पर, सिर्फ तीसरे सेकंड में, तो आप n की वैल्यू 3 डालोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, हाफ ऑफ g की वैल्यू डालेंगे 10 और 2, और n की वैल्यू 3, क्योंकि तीसरे सेकंड में कितना किया ऐसा बोला ना मैंने, तो n की वैल्यू 3 डालना। तो ये 10/2 और 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, ये हो गया 5, 2 1 जा 2, 5 जा 5, 5 जा 25। तो उसने तीसरे सेकंड में जो हाइट अटेंड करी है वो है 25 मीटर। इस प्रकार आपको उस पर्टिकुलर सेकंड पे उसने कितनी हाइट अटेंड करी है ये आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। कौन से, hn इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1, ओके। तो ये हो गए सभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस when the body is dropped from some height और when its initial velocity is 0। तो देखो एक बार फिर से, when the body is dropped from some height, initial velocity u is equal to 0, a is equal to g, s is equal to h। क्या क्या करेंगे, u is equal to 0, a is equal to g डालेंगे, और s इज इक्वल टू h डालेंगे, और बाकी सभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस में अप्लाई करके फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है, ओके। अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करने वाले हैं। कौन से, इसके लिए, फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी रहती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो
मैं अभी जो ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट ग्राफ आर अप्लाइड ओनली व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। तो फिर से एक बार, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग freely, then the graphical representation, or then the graph of distance, यानी कि ब्रैकेट में आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, वर्सेस डिस्टेंस कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। यानी देखो, when the body is falling freely, then the graph of distance versus time or velocity versus time or acceleration with respect to time, मतलब versus time with respect to time are given by। तो अभी हम 3 ग्राफ डिस्कस करने वाले, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तीसरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। किसके लिए? ओनली फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फक्त आणि फक्त फ्रीली फॉलिंग बॉडीसाठी आपण हे ग्राफ शिकतोय। लक्षात मी काय म्हणते, वी आर डिस्कसिंग दिस ग्राफ ओनली फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो सबसे पहले डिस्टेंस वर्सेस टाइम निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम निकालेंगे और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो अभी हम इसको कैसे निकालेंगे, इधर देखो एक मिनट। ये जो तुम्हारा इक्वेशन नजर आ रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन कौन सा, ये वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सुनो रे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन को इलेबोरेट करती हूँ। सिंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, u 0 होता है और a क्या होता है, g होता है। u 0 होता है और a g होता है। तो मैं s इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस a के बदले g टी स्क्वेयर। तो कहना राइट, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, बरोबर है। पण g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सुनो रे, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, तो g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो बदलने वाला नहीं है। तो फिर ये भी कांस्टेंट एंड ये भी कांस्टेंट। सो मैं ऐसा बोलूंगी, सिंस हाफ ऑफ g इज व्हाट कांस्टेंट, हाफ पण कांस्टेंट आहे आणि g पण कांस्टेंट आहे ना। तर सिंस हाफ ऑफ g इज अ कांस्टेंट, तर हे जर कांस्टेंट झाले तर कॅन आय राइट s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। बोलो, आप अपने मैथ्स में क्या बोलते हो रे, इफ y इज इक्वल टू के एक्स एंड k अगर कांस्टेंट है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं बोलते क्या? अगर मैं बोलूं Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं y, अच्छा अगर मैं बोलूं y इज इक्वल Yes, टू ma'am. के एक्स स्क्वायर, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड k इज कांस्टेंट है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हो। तो वैसे ही मैं कह रही हूँ कि s इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर आणि हाफ ऑफ जी तर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे, तो ऑलवेज कॉन्स्टंट असतो, आणि हाफ हा प्युअर नंबर आहे, तो पण कॉन्स्टंट आहे। तर हाफ ऑफ जी दोन्ही पण कॉन्स्टंट, तर कॅन आय राइट s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेअर, बरोबर आहे का सांगा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो जब सुनो, तो जब दो क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होती है, तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ पैराबोला। जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर फॉर्म को बोला, सिंगल फॉर्म को नहीं। देखो, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो x वर्सेस y, नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये x है और ये y है, एंड अगर मैथमेटिकली आपको मिल रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो फिर नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है, तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ पैराबोला। तो पैराबोला तो है, तो पैराबोला होता क्या है रे, मैं बताती हूँ। पहले थोड़ा सा पैराबोला के बारे में आपको जानकारी देती हूँ, फिर मैं इस ग्राफ की तरफ मुड़ूंगी। सुनो,
पॅराबोला कसा असतो. लेट अस सी नाउ हाउ द पॅराबोला इज ड्रॉन. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये होता है पैराबोला. तो इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, तो 4a अज्यूम टू बी कॉन्स्टंट, तो यू कॅन से वाई स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स. हे पॅराबोलाचं इक्वेशन आहे. ओके, आणि समजा हे असं असेल तर मग पॅराबोला असा असेल तर याला म्हणतात वाई स्क्वेअर इज इक्वल टू -4ax, where -4a is a constant, -4a, but still you can say y square is proportional to x. पण इकडे x मायनस येतो, तर 4 तुम्ही हा -4a इज कॉन्स्टंट ना, तर -x घ्यायचं. 4a ला कॉन्स्टंट घ्यायचं, y स्क्वेअर इज प्रपोर्शनल टू -x, तर निगेटिव्ह x ऍक्सिस कडे झुकणार तो. ठीक है, आता तुम्ही म्हणाल मैडम हर बार y स्क्वायर होगा, ऐसे जरूरी है क्या? नहीं. एक मिनट, रेड कलर से लेके बताती हूँ. अगर आपका ग्राफ ऐसा पैराबोला है, अगर आपका ग्राफ इज लाइक द पैराबोला in this way, if your graph is like the parabola in this way, तो इसका इक्वेशन मालूम है, इस पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि यहाँ पर y इंटरसेप्ट की तरफ तुम्हारा ग्राफ झुक रहा है, y इंटरसेप्ट की तरफ. ठीक है, और अगर ऐसा पैराबोला हो तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, क्योंकि यहाँ दिस ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड द निगेटिव y एक्सिस. दिस ग्राफ, ये वाला ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड द पॉजिटिव y एक्सिस, and this graph is bending toward the negative y axis, and this graph is bending toward the positive x axis. This graph is bending toward the negative x axis. इस प्रकार ये पैराबोला की इक्वेशन है. आ रहा है क्या समझ में? तो यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जो क्वांटिटी सिंगल पावर में है, सुनो रे, जो क्वांटिटी सिंगल पावर में है उसके तरफ ग्राफ झुका हुआ है. बघा इकडे जरा हे रेड वाले काढून घेते पहिले ग्राफ, म्हणजे गर्दी नाही होणार आणि तुम्हाला लवकर कळेल. ठीक है, हाँ देखो बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी 2 ही ग्राफ बनाए हुए, एक बेंडिंग टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दूसरा बेंडिंग टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो आपको मालूम है कि 4a तो कांस्टेंट है. सुनो रे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, माइक ऑफ करा. y square is equal to 4ax and 4a is a constant, तो I can say y square is directly proportional to x. तो जो सिंगल पावर वाली क्वांटिटी है उसके तरफ ग्राफ झुका हुआ है. बघा ना, x ऍक्सिस ही सिंगल पावर, तर x ऍक्सिसच्या पॉझिटिव्ह कडे ग्राफ झुकलेला आहे. बरोबर आहे. इथे y स्क्वेअर इज इक्वल टू -4ax, तर 4a ला कॉन्स्टंट पकडायचं, तर y स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू -x. तर सिंगल पावर वाली क्वांटिटी कोणती आहे सांगा, x की y? सिंगल पावर वाली क्वांटिटी कोणती है, x की y? x. बराबर बघा, हा निगेटिव x, हाँ निगेटिव x है, तो तुम्हारा ग्राफ बराबर निगेटिव x एक्सिस की तरफ झुका हुआ है. तो देखो, जब एक क्वांटिटी, सुनो, जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होती है तो नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होता है? बोलो बोलो, पैराबोला. याद रखेंगे. क्या बोला मैंने, क्या बोला बताओ? पैराबोला. तो कब रहेगा पैराबोला? जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा तो तब पैराबोला का होता है. नेचर ऑफ द ग्राफ. ये किसने जवाब दिया मुझे? Who has given the answer to me? मैम हर्षवर्धन. वेरी गुड. जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो नेचर ऑफ द ग्राफ पैराबोला होता है. और पैराबोला तो होता है, लेकिन जो क्वांटिटी सिंगल पावर वाली होंगी उसके तरफ ग्राफ झुका हुआ होता है. वेरी गुड, बढ़िया, 1 नंबर जम रहा है तुम लोग को. तो फिर से एक बार, जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जो सिंगल पावर वाली क्वांटिटी है उसके तरफ ग्राफ झुका हुआ रहेगा. तो अगर मैं x एक्सिस पे टाइम बना दूं और y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट बना दूं
तो आपका भी नेचर ऑफ द ग्राफ पैराबोला आएगा। अच्छा, पैराबोला तो आएगा, लेकिन किसके तरफ ग्राफ झुकेगा रे? एस की तरफ। एस की तरफ। ये देखो मैंने झुका दिया। अरे गेटिंग हे बघा मी झुकवला की नाही बघा रे, हा झुकवला. तर मुलं काय म्हणतात मॅडम अर्धात कशाला काढला, सेमी पॅराबोला पूर्ण काढा ना. तर मग मला इकडे न्यावं लागेल ना, असं हे असं कळलं का. पण आता इकडच्या साईडने मला जागा नाहीये आणि काढायची गरज पण नाही. का बरं सांगते तुम्हाला. मुलं म्हणतात की मॅडम इकडे पण काढा. मग याचा अर्थ काय होतो माहिती, एका वेळेस हे पहा समजा मी इकडे पण ग्राफ खिचला तर तुम्हाला माहिती नाही काय होतं याचा अर्थ, कि एक ही पर्टिकुलर इसमें पार्टिकल का इधर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर भी. तो क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? बोलो बोलो बोलो. नहीं, इम्पॉसिबल। इसलिए हम एक ही साइड का निकालते हैं. अब समझे, वो छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें समझना पड़ता है. तो इस प्रकार मैंने सेमी पैराबोला निकाल दिया. तो अब एक और सवाल मेरे तरफ से अभी आपके लिए कि सपोज मैं एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करती और वाई एक्सिस पे टाइम प्लॉट करती, तो भी आपका नेचर ऑफ द ग्राफ पैराबोला ही होता ना, हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम. लेकिन अभी मेरा ग्राफ सुनो, तो अब मैं ग्राफ किसके तरफ झुकाती? एस की Yes, तरफ। axis की तरफ. एस की तरफ। व्हेरी गुड. माझा ग्राफ असा आला असता, बरोबर आहे. Yes, ma'am. बेंड होता ना. Yes ma'am. तो तो ये जरुरी नाही आहे की असा उभाच झुकलेला पाहिजे. ते डिपेंड करतं तुम्ही एक्स ऍक्सिस वर काय प्लॉट करता आणि वाय ऍक्सिस वर काय प्लॉट करता. मी एक्स ऍक्सिस वर टाइम प्लॉट केलाय आणि वाय ऍक्सिस वर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केला आणि सिंगल पॉवर मध्ये कोणती क्वांटिटी होती, डिस्प्लेसमेंट. तर जी क्वांटिटी सिंगल पॉवर मध्ये असेल तिच्याकडे ग्राफला बेंड करा. जो क्वांटिटी सिंगल पावर में होंगी उसके तरफ ग्राफ को बेंड करिए. ये देखो कर लिया मैंने. तो इस प्रकार फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये पैराबोलिक होता है, बेंडिंग टुवर्ड द पोजीशन एक्सिस. क्या बोलूंगी, द नेचर ऑफ द ग्राफ is parabola bending towards what? Position म्हणजे displacement, position axis. The nature of the graph is a parabola bending towards the position axis. हाँ, अगर ये इक्वेशन आपको ऐसा आता कि s square is directly proportional to t, तो तुम लोग ग्राफ किसके तरफ झुकाते रे? टाइम की तरफ। वेरी गुड. बहुत होशियार बच्चे हैं सब. तो ये हो गया पहला ग्राफ. अभी नेक्स्ट ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं. अच्छा मेरे को ये बताओ, ये ग्राफ हम कौन से कंडीशन के लिए सीख रहे हैं? सारे ग्राफ अभी कौन से फ्रीली फॉलिंग बॉडी। When the body is falling freely under the effect of gravity, then the graph of distance versus time, velocity versus time. अभी velocity versus time निकालने जा रहे हैं. नेक्स्ट ग्राफ निकालने जा रहे हैं velocity versus time. x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे वेलोसिटी. ठीक है, v फॉर वेलोसिटी. अब जरा एक काइनेमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बरोबर है. हाँ, बट फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी u काय असतो रे? 0. सांगा ना. 0. फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफकोर्स इट इज ड्रॉप्ड असेल तरच. u इज इक्वल टू 0 आणि a इज इक्वल टू काय? g. हाँ, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है आपला इक्वेशन है. तो मैं u के जगह पे 0 डालूंगी, a के जगह पे g डालूंगी, तो ये gt. तो मुझे मिला v इज इक्वल टू gt. क्या मिला? v इज इक्वल टू gt. बट आपको मालूम है सिंस g तो कांस्टेंट है. हाँ, g इज अ कांस्टेंट. तो कैन आई राइट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. हाँ, तो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, द नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. एक क्वांटिटी दुसऱ्या क्वांटिटीच्या सिंगल पॉवरला डायरेक्ट प्रोपोर्शनल असेल तर नेचर ऑफ द ग्राफ लिनियर नेचर म्हणतात त्याला, लिनियर नेचर.
द नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मेरे को जरा बताना कि v इज इक्वल टू जी टी है और g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो कैन आई राइट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो इट मस्ट बी द नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इजंट इट? Yes, ma'am. ये देखो बना दिया ग्राफ। Yes, ma'am. तो ये ग्राफ सही है कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. अच्छा Yes, ma'am. अच्छा, इस ग्राफ Yes, का ma'am. कोई मुझे tan ऑफ थीटा पूछे तो मैं क्या इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा रे? इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? Constant. कांस्टेंट आएगा, पण कौन सी क्वांटिटी आएगी? Constant and positive. And positive. ठीक है, कांस्टेंट और पॉजिटिव वो सब समझ में आएगा, बट स्लोप बता कौन सी क्वांटिटी इंडिकेट Uniform करेगा? acceleration. एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स v अपॉन टाइम इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सेलरेशन, पण हा फ्रीली फॉलिंग बॉडी आहे म्हणून a इज इक्वल टू g. ठीक आहे, आता जी आहे की नाही हे आपल्याला माहित नाही पडत, हा बट फ्रीली फॉलिंग बॉडी आहे असं जर मेन्शन केलं असेल तर आपण म्हणू शकतो की मॅडम त्याला कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन आहे आणि फ्रीली फॉलिंग बॉडी आहे म्हणजे तो नक्कीच ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एवढा आहे. समझ में आ रहा है क्या कुछ? फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गया Yes, तो a ma'am. इज इक्वल टू जी होता है Yes, ना, ma'am. तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगी Yes, ma'am. स्लोप इज इक्वल टू क्या? tan ऑफ थीटा एंड tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू g, दैट इज a इज इक्वल टू g, ऐसा लिखती हूँ a इज इक्वल टू g. तो ये सेकेंड ग्राफ यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एनालिसिस हो गया, ग्राफ नंबर 2. और इसका प्रीवियस वाला जो हमने पढ़ा वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ नंबर 1. अभी हम ग्राफ नंबर 3 एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम पढ़ेंगे, ए वाला पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम पढ़ेंगे. तो मुझे एक बात बताइए, 3 नंबर पे मैं निकाल रही हूँ एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे निकाल रहे हैं हम लोग एक्सीलरेशन. तो मुझे बताइए कि जब हमारी फ्रीली फॉलिंग बॉडी थी तो वो कितना एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस कर रही थी? Gravity के इतना. G. और ये कांस्टेंट, ये Equals to कांस्टेंट, gravity. ये कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट था ना ये एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंटली युनिफॉर्म. Yes, ma'am. हा कांस्टेंट एक्सेलरेशन म्हणजेच युनिफॉर्म एक्सेलरेशन अनुभव कर रही थी ना वो बॉडी. तो फिर ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. सुनो सुनो सुनो, जब ये वो चौथे मंजिले पे थी बॉडी, फिर तीसरे मंजिले पे आई, फिर दूसरे पे मतलब आई इन द सेंस तीसरे चौथे मंजिले की हाइट से अभी तीसरे मंजिले की हाइट पे आई, तीसरे मंजिले की हाइट से दूसरे मंजिले की हाइट पे आई, दूसरे मंजिले की हाइट से पहले मंजिले की हाइट पे आई, मतलब नीचे नीचे हाइट के अनुसार वो नीचे नीचे भी आ रही है. तो क्या उसका एक्सीलरेशन बदल रहा है क्या? बोलो. No, ma'am. नहीं बदल रहा. No, ma'am. कांस्टेंट है. तो वो एक ma'am. सम हाँ, तो वो एक समान एक्सेलरेशन अनुभव कर रही ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो, Yes, ma'am. तो क्या टाइम के Straight अनुसार line सुनो, आएगी. तो क्या टाइम के अनुसार एक्सेलरेशन बदल रहा है क्या? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, नहीं मैम. टाइम के अनुसार एक्सेलरेशन कम या ज्यादा हो रहा है क्या? No. एक समान रह रहा है. टाइम के अनुसार एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है. तो क्या मैं इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर सकती हूँ? Yes, ma'am. तो फिर ये स्ट्रेट लाइन Yes, ma'am. सुनो, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऐसा क्यों आया रे? क्यों आया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट. चला मी आता कोणाचं तरी नाव घेते, त्यांनी मला सांगा, कारण एका वेळेस सगळे बोलले की मला ऐकायलाच नाही येत. तो देखू तो सही. हाँ, वैष्णवी पराते, तुम बताओ ये ग्राफ ऐसा क्यों आया? 3 नंबर का ग्राफ पराते, वैष्णवी पराते, ये 3 नंबर का ग्राफ ऐसा क्यों आया? जल्दी नहीं बताना है. वेद बोबड़े, वेद बोबड़े, वेद बोबड़े. एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन प्लॉट करा है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऐसा क्यों आया? बोलो. नहीं बताना है. यश देवकते. Yes, ma'am. हाँ बताओ कि ऐसा क्यों Constant आया? असल्यामुळे ma'am. कौन कांस्टेंट है बेटा? Acceleration. का कांस्टेंट है? कांस्टेंट का आहे?
कारण ती बॉडी फ्रीली फॉलिंग आहे, कॉन्स्टंट आहे ना ती बॉडी फ्रीली हो. फॉलिंग बॉडी आहे आणि कुठली पण फ्रीली फॉलिंग बॉडी कॉन्स्टंट ऍसिलरेशन अनुभव करते. लक्षात ठेवायचं, ती बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी आहे आणि कुठली पण बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी असेल तो वो कांस्टेंट एसिलरेशन अनुभव करती है. तो जब एसिलरेशन ही कांस्टेंट है, इसका मतलब ना वो बढ़ रहा है ना को वो कम हो रहा है, तो पक्का A इज इक्वल टू जी है, तो वो यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर उतार चढ़ाव ही नहीं है, तो उतार चढ़ाव ही नहीं है तो फिर सीधी फ्लैट लाइन बना दो. नहीं समझे क्या? समझे क्या? अच्छा Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा एक और मैं Yes, सवाल ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. देखो तो सही. अभी ना मैं आपको एक ट्विस्ट करके सवाल पूछती हूँ. ट्विस्ट, अगर मेरी बॉडी ऊपर से नीचे नहीं आ रही होती और नीचे से ऊपर जा रही होती, अगर मेरी बॉडी ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है और वो भी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे, एक माझी बॉडी खालून बॉल मी वर फेकला तर ती बॉडी आता खालून वर चालली, नाव तो बॉल पण अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे, तर तो पण युनिफॉर्म रिटार्डेशन अनुभव करेल ना, तो पण त्या ऍसिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा अनुभव करणार आहे, पण ती मोशन रिटार्डेड असेल तर तुम्ही त्यावेळेस A इज इक्वल टू काय म्हणणार आहे? Minus G. Minus G. A इज इक्वल टू Minus मायनस जी म्हणणार. मग तेव्हा जर मी तुम्हाला ग्राफ प्लॉट करायला लावला तर तुम्ही कसा काढाल ग्राफ? चला सांगा मला पटकन. खाली. खाली. व्हेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक नंबर काम हो गया. हा, आता खाली का आला रे हर्षवर्धन? कारण मॅम ते रिटार्डेशन मध्ये आहे आणि रिटार्डेशन आणि निगेटिव्ह असतं. ग्रॅव्हिटेशन ऑपोजिट आहे. हाँ, रिटार्डेशन निगेटिव. आता पण मला सांगा, y एक्सिस के ऊपर आप लोग अगर एक्सेलरेशन प्लॉट कर रहे हो तो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड है ना, ये ऊपर वाली साइड पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर a इज इक्वल टू प्लस Yes, जी, ma'am. तो फिर ये नीचे वाली जो साइड है वो निगेटिव साइड है ना y एक्सिस की, तो a इज इक्वल टू माइनस जी, तो यहाँ पे कभी बना के स्ट्रेट लाइन बना देना, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ही आएंगी. ऐसा क्यों रे हर्षवर्धन? क्योंकि मैम वो भी uniform है ना? वाई एक्सिस के नीचे है ना, यूनिफॉर्म है. यस वो मैम. भी रिटार्डेशन है लेकिन वो भी तो यूनिफॉर्म है ना, नहीं समझे क्या? यस मैम, समझे मैम. वेरी गुड. तो ये हो गया Uniform हमारा, gravitation. सुनो, तो ये जो हमारे 3 ग्राफ हो गए, दिस आर द ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. पहला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तीसरा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम. ठीक है, तो ये हमारे तीनों ग्राफ हो गए. अभी अगर किसी ने हमें सवाल पूछा, हाँ सुनो, अगर किसी ने हमें सवाल पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस, सवाल पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन व्हाट इज द रेशियो ऑफ distances covered by the particle in time, the ratio of distances covered by the particle in time small t comma 2t and 3t second. बघा, the ratio of distances covered by the particle in time स्मॉल टी 2t 3t सेकंद, म्हणजे 5 सेकंदात समजा टी ची ऐवजी 5 आहे, टी ची व्हॅल्यू 5 सेकंद, ही 10 सेकंद आणि ही 15 सेकंद, असा प्रश्न आहे. व्हॉट इज द रेशियो ऑफ डिस्टन्सेस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t 2t आणि 3t सेकंद, म्हणजे पहिला टाइम, त्याच्या डबल टाइम, त्याच्या ट्रिपल टाइम, एवढ्या सेकंदामध्ये त्या पार्टिकलनी किती किती डिस्प्लेसमेंट केले असेल त्याचा रेशो काढा. तर आता मला याच्यासाठी कोणता इक्वेशन लागेल माहिती आहे का? ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट वाला, s इज इक्वल टू यू. SN is equal to SN नहीं ना, SN वाला नहीं, वो तो पर्टिकुलर उस सेकंड पे कितना किया, S is equal to UT plus S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला लगेगा. अभी S में निकालूंगी तो U में 0 डालूंगी, 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ A के बदले डालेंगे G और T के बदले T, वेरी फर्स्ट पहला T डालूंगी, तो ये तो 0 हो गया ना, तो S इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT आएगा पहला वाला. फिर अगर मेरे को 2t के बाद कितना करा, तो मैं 2t के बाद, तो S इज इक्वल टू U यानी 0 इंटू टी के बदले 2t डालूंगी प्लस हाफ ऑफ G, फिर से t के बदले 2t डालेंगे. हाँ, तो ये कितना हो गया, ये तो 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये प्लस हाफ ऑफ G और 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर, तो ये आएगा, हाँ ये क्या आएगा, हाफ ऑफ, ये देखो पहला आया हाफ ऑफ GT, तो ये आएगा हाफ ऑफ
G इंटू 4T, ठीक है। फिर उसके बाद उस तीसरे सेकंड पे S इज इक्वल टू 0 इंटू 3T, तीसरे 3T सेकंड पे, 3T सेकंड, तीसरा सेकंड नहीं 3T सेकंड, सॉरी तीसरा नहीं बोलना चाहिए, 3T सेकंड। तो हाफ ऑफ G इंटू T के बदले 3T उसका स्क्वायर, तो ये आएगा 0 और ये आएगा हाफ ऑफ G इंटू 9T स्क्वायर, बरोबर है 9T स्क्वायर। तो ये होएगा हाफ ऑफ G, ये 4T स्क्वेअर लिखना चाहिए था, 9T स्क्वेअर। तर बघा आता जर मी हे तर कॉमन काढले, हाफ ऑफ GT स्क्वेअर कॉमन काढला, तर याचा मल्टिप्लायला आला 9. इकडे जर मी हाफ ऑफ GT स्क्वेअर कॉमन काढला तर इकडे मल्टिपल आला 4, आणि इकडे जर हाफ ऑफ GT स्क्वेअर कॉमन काढला, इथे T स्क्वेअर चुकून राहिला बा, T स्क्वेअर राहिला होता। तर आता बघा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आणि इक्वेशन नंबर 3 मध्ये बघा सगळ्यांचे रेशो काढा। हाफ ऑफ GT स्क्वेअर इज टू हाफ ऑफ GT स्क्वेअर इंटू 4 आणि इज टू तिसरा आहे हाफ ऑफ GT स्क्वेअर इंटू 9। तर मग आता तुमचा रेशो काय आला, हा 1:4:9, हे कळलं का? हा रेशो आला तुमचा। हाफ ऑफ GT स्क्वेअर हाफ ऑफ GT स्क्वेअर सगळे चालले गेले, त्याचा 1, याचा आला 4, याचा 9, 1:4:9 ऐसा रेशो आएगा। तो 1 यानी 1 का स्क्वायर है, 4 यानी 2 का स्क्वायर है, 9 यानी 3 का स्क्वायर। तो आप इसको 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर ऐसा भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, ये सब निकाल देती हूँ अभी, हम ये लिहायचं नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, 2t, 3t सेकंड is ये MCQ आता है इसके ऊपर। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, 2t, 3t सेकंड आर विल बी, या तो 3t सेकंड विल बी 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर एक्सेट्रा डैश डैश डैश। जैसे तुम्हारे मल्टीपल होते जाएंगे टाइम, वैसे वैसे तुम्हारे ये रेशो बदलते जाएंगे। तो एक और कितना टाइम हुआ रे, टाइम हो गया क्या, 5:59 हो गए, ओके 6. ओके। एखादा एक और ऐसा आया, सपोज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अटेंड आफ्टर द टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसा अगर आया तो वेलोसिटी, अगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी अटेंड बाय द पार्टिकल, वेलोसिटी का भी आ सकता है, या डिस्टेंस कवर्ड इन, ये कल बताऊंगी क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, कल बताऊंगी इसके ऊपर के MCQ और अलग अलग टाइप के MCQ कैसे आते हैं वो कल बताऊंगी, अभी टाइम हो गया, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय। Yes, ma'am. मॅम हाँ बोला रे। मग मॅम आपल्याला हे MCQ सोडवायला एवढंच टाइम लागेल का, पूर्ण गणित सोडवावं लागेल का? नाही रे, त्याला आता प्रश्न काय आहे की तुम्ही कसं मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेट करता त्याच्यावर आहे। मी तर फटाफट सांगू शकते, पण मी जर बरोबर सांगितलं तर मग मुलं म्हणतात की बाई त्या मॅडम काय शिकवता आम्हाला कळतच नाही, फटाफटच सांगतात सगळं, असे बोलतात। म्हणून थोडं स्लो शिकवावं लागतं, हळूहळू तुमची ग्रिप पकडली, फास्ट पकडली की मग ऑफलाईन मध्ये बघा कशी तुम्हाला धावते मी, ठीक आहे। काय हो मॅम। एवढा वेळ नाही लागत, ते डिपेंड करतं की कोणाचं मॅथमॅटिक्स किती स्ट्रॉंग आहे। ज्याचं मॅथमॅटिक्स स्लो आहे त्याला तर वेळ लागणारच, पण जो फटाफट करू शकतो तो बिलकुल फटाफट करेल। आता हे सगळं मला ऐकून घ्या, हा आता एक्झाम्पल मला तुम्हाला समजवायसाठी मला एवढं करून द्यावं लागलं, पण मला तर माहिती आहे ना S इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वेअर आहे ऍक्च्युली। तर मग आता माझ्यासारखी मुलगी असेल कोणी तर ती एवढे लेंबाडे कामं नाही करणार, ती काय करेल, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वेअर, मला माहिती आहे की असं आहे म्हणून, मग डायरेक्ट रपारप S इज डायरेक्ट टू T का स्क्वेअर, मग S इज डायरेक्ट टू T का स्क्वेअर आणि S इज डायरेक्ट टू 3T का स्क्वेअर, झाला माझा आन्सर तयार। बघा 1:2 चा स्क्वेअर इज टू 3 चा स्क्वेअर, आन्सर रेडी। तू म्हणणार ना एवढा वेळ लागेल का, बघा माझा आन्सर आला की नाही। तर अशा ट्रिक्स वापराव्या लागतात, पण हे जर मी तुम्हाला आता पहिल्या स्टेप मध्येच असं करा म्हणून सांगितलं ना, मग तुम्ही पागल होऊन जाल आणि तुम्हाला वाटेल की आम्हाला तर फिजिक्स काही समजतच नाहीये। तर दिस इज अ स्किल की मुलांना हळूहळू म्हणजे स्लोली थोडं हार्ड गोष्टींकडे घेऊन जावं लागतं। ऍज अ फिजिक्स टीचर मी डायरेक्ट तुम्हाला हाय लेवलला जम्प मारली ना तर तुम्ही पळून जाल सगळे, कळलं का रे?